सो हम कवर कर रहे हैं कंप्लायंस ऑडिट एंड कंप्लायंस फंक्शंस को एंड दिस इज द पार्ट 2 फ्रॉम द एपीएम मॉड्यूल डी कंप्लीट सीरीज के लिए यू कैन बी लुकिंग फॉर द एप्लीकेशन लिंक आपके सामने स्क्रीन पर है iibf.info/app एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज सभी वीडियोस आपको मिलती हैं डेली बेसिस पर लाइव क्लास रहती है एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए राइट एंड पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करनी है तो भी एप्लीकेशन में जाइएगा एंड वीडियो चाहिए तो भी एप्लीकेशन में चाहिए राइट। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। सेकंड पार्ट है 12 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे सो दिस इज द 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन जो है दैट्स रिलेटेड टू द कंप्लायंस ऑडिट। अ बैंक्स इंटरनल ऑडिट टीम, तो बैंक की इंटरनल ऑडिट टीम है has historically focused its efforts almost exclusively on transaction testing and verifying adherence to procedural checklist at the branch level। तो बैंक की जो इंटरनल ऑडिट टीम है इन्होंने हिस्टोरिकली फोकस किया है एफर्ट्स को अपने एक्सक्लूसिवली ट्रांजैक्शंस के ऊपर एंड ये चेक करने के ऊपर कि जो अधेरेंस है रिलेटेड टू पैरामीटर्स रिलेटेड टू प्रोसीजरल चेकलिस्ट क्या उसको फॉलो किया जा रहा है ब्रांच लेवल के ऊपर वो भी। द बैंक इज नाउ मैंडेटेड टू ट्रांजिशन टू अ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। तो अब आप आरबीआई अप्रोच की तरफ जा रहे हो। व्हाट शुड बी प्राइमरी शिफ्ट इन द ऑडिट टीम्स फोकस टू अलाइन विद द कोर फिलॉसफी ऑफ आरबीआई। तो प्राइमरी शिफ्ट क्या होगा ऑडिट टीम के फोकस में, उसके बारे में हमने बताना है। देखो, जो प्राइमरी शिफ्ट अगर आप करने वाले हो जो ट्रेडिशनल चेकलिस्ट बेस्ड ऑडिट से आरबीआईए की तरफ करने वाले हो राइट, तो कुछ एक चीजें होती हैं जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। मैं यहाँ पर सभी वो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स टू रिस्क। यानी कि पुरानी अप्रोच जो थी वो कंसंट्रेटेड किसके ऊपर थी कि आपने इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स को देखना है, कंप्लायंस देखना है ब्रांच लेवल प्रोसीजर्स के ऊपर। जो आरबीआई है वो फोकस करती है कि आपने ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, प्रायोरिटाइज करना है रेजिडुअल रिस्क को बैंक के ऑपरेशन। यानी कि हम पहले प्रायोरिटाइज करेंगे उसके हिसाब से चेकिंग करेंगे, ठीक है। यानी कि नाउ विल बी मूविंग फ्रॉम ट्रांजेक्शंस, अब ट्रांजेक्शंस की तरफ नहीं ध्यान देंगे, हम रिस्क की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा जो है दैट्स रिलेटेड टू रूटीन चेक टू रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। यानी कि अब आप ध्यान दोगे रिस्क प्रायोरिटाइजेशन की तरफ, सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कि चीजों को चेक करते रहोगे रूटीन में, नो। एंड अब आप रिएक्टिव नहीं काम करोगे, यू विल बी एक्टिंग भी प्रोएक्टिव। अब आप एक्ट कैसे करोगे, नाउ यू विल बी एक्टिंग प्रोएक्टिवली। ये तीसरी चीज है राइट, दैट इज टू बी डन। सो ऑप्शंस को देखते हैं। द फोकस शुड शिफ्ट ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज बढ़ा दोगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आरबीआई है तो रिस्क फोकस्ड है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। Option B, the focus should remain on branch level procedural checks but should be supplemented with much stricter and more immediate penalties for the deviation. No, that is not even correct कि आप और penalties लगा दो ये वो। The primary focus should shift from verifying individual transactions to audit the effectiveness of the management processes, right? Absolutely correct। आपको effectiveness की तरफ ध्यान देना है, prioritizing की तरफ ध्यान देना है, identification की तरफ ध्यान देना है to the bank's stated risk appetite। अब बैंक का जो risk appetite है उसके हिसाब से चीजों को मैनेज कर लो, राइट। तो जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि फोकस जो रहेगा वो रहेगा कि मैनेजमेंट टीम जो अपने प्रोसेसेस को अप्लाई कर रही है वो किस तरह से अप्लाई कर रही है। बिकॉज ये जो अप्रोच है ना कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करते हो, आप बेसिकली उसको असेस करने की कोशिश करते हो, ये आपको एश्योरेंस देती है, बोर्ड को भी एश्योरेंस देती है कि रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेसेस है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। तो क्लियरली आप माइक्रो लेवल टास्क से बेसिकली शिफ्ट करते हो टुवर्ड द मैक्रो लेवल थिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। It says a bank's compliance officer, Mr. Ranveer Singh, is preparing a comprehensive compliance manual for the new employees। तो comprehensive जो एक compliance manual है वो बनाया जा रहा है रणवीर सिंह जी के द्वारा, जो कि compliance officer है for new employees। He has correctly included sections on adherence to statutory laws like Banking Regulation Act and Prevention of Money Laundering Act so as to ensure the manual is complete। Which group of organization must he also include as key self-regulatory bodies whose standard Indian banks are expected to follow? तो क्या क्या चीजें शामिल करनी पड़ेंगी कि मैनुअल कंप्लीट है, तो विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट ही आल्सो इंक्लूड, कौन किन को शामिल करना पड़ेगा। देखो, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इट्स रिलेटेड टू आईबीए। यानी कि आईबीए जो है वो मॉडल पॉलिसीज के बारे में बताती है, कोड्स ऑफ कंडक्ट के बारे में बताती है, ऑपरेशनल गाइडलाइंस के बारे में बताती है। So one it is related to the IBA, Indian Bank Association. The other one it's related to FIMDA. Now FIMDA क्या है?
फिम्डा इज फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि आपको स्टैंडर्ड्स बताती है, प्रैक्टिसेस बताती है मनी मार्केट से रिलेटेड, डेब्ट मार्केट से रिलेटेड, डेरिवेटिव ट्रेडिंग से रिलेटेड। एंड थर्ड इट्स रिलेटेड टू फेडाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट, उसके बारे में। अब ये फ्रेम करती है रेगुलेशंस के बारे में, एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के बारे में रूल्स बताती है, ऑपरेशनल्स एंड मार्केट प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है, राइट। फिर कुछ एक प्रोफेशनल बॉडीज है लाइक आईआईबीएफ है। अब ये आईआईबीएफ जो है कोई रेगुलेटर नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को सेट करता है, सर्टिफिकेशन देता है, जो कि कंप्लायंस कल्चर को डेफिनेटली और ज्यादा बेटर बनाते हैं, राइट। तो वो भी इसमें शामिल है कहीं ना कहीं। सो आंसर्स देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो, अगर हम देखें आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स, ये तो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स हैं, दीज आर नॉट द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। अब बैंक तो बाउंड है, किनको तो फॉलो करना ही करना है। सो दीज आर द स्टैट्यूटरी रेगुलेटर्स, राइट, या फिर गवर्नमेंट बॉडीज है, और गवर्नमेंट बॉडीज, not the self-regulatory organizations. Option B, it says the Institute of Chartered Accountants and National Stock Exchange. नो, जो बैंक्स है वो डेफिनेटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो आईसीएआई के द्वारा सेट किए जाते हैं, लिस्टिंग रेगुलेशंस के द्वारा बताए जाते हैं, लेकिन ये फुल सेट ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज के बारे में नहीं बताते, जिसके जिसके हिसाब से बैंकिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज दैट वी आर हैविंग द Indian Bank Association, Foreign Exchange Dealer Associations of India, Banking Codes and Standard Board of India, FIMDA, right? So definitely option C जो है वो comprehensive है, so that is going to be the correct answer. And if you look at the option D, that is IMF, World Bank and Bank of International Settlements, right? तो ये international financial institutions हैं तीनों की तीनों, right? Now let's move to next question 15th related to the compliance audit. A listed bank is revamping its corporate website. एक लिस्टेड बैंक है जो कि अपनी वेबसाइट को टोटली रिवैम्प कर रहा है, सो एज टू इंश्योर फुल कंप्लायंस विद सेबीज लिस्टिंग रेगुलेशंस. A project manager on team suggests that key governance documents such as the code of conduct for the board and the company's whistleblower policy only need to be updated on the website at the time of annual reports released each year. According to the regulation 46, why is this suggestion incorrect and what is the specified timeline for updating such information? तो ये information कब कब अपडेट करनी होती है, कौन सी information particularly we are talking about? We are talking about कि जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है या फिर कोड ऑफ कंडक्ट है बोर्ड का, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या हमने साल में एक बार अपडेट करना होता है, राइट? एनुअल रिपोर्ट के टाइम पर अपडेट करना होता है, क्या पॉलिसी है उसके बारे में हमने बताना है। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द एलओडीआर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लिस्टिंग जो आपकी ऑब्लिगेशंस होती हैं उसके बारे में, एलओडीआर जो होता है, राइट। रेगुलेशन 46 जो है वो कहता है कि कंपनीज को मेंटेन करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी है बोर्ड का एंड रिलेटेड टू बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, और साथ के साथ विजिल ब्लोअर पॉलिसी, विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी, एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, कमिटीज की डिटेल, शेयर होल्डिंग के पैटर्न, सब चीजें आपको वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एंड अगर इन पॉलिसीज में डॉक्यूमेंट्स में चेंज होता है तो बिना किसी डिले के आपको वेबसाइट पर अपने दर्शाना पड़ेगा। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से, अब उसका सजेशन क्यों गलत है? अब उसने सजेशन दिया भाई सिर्फ साल में एक बार आपने अपडेट करना है एनुअल रिपोर्ट के रिलीज के टाइम पर, दैट्स इट। अब अप्रोच जो है वो डिस्क्लोजर्स को आपके क्या कर देगी, डिले कर देगी। अब आपने कोई चीज करी एंड आपने उस टाइम पर डिस्क्लोजर नहीं दिया, वो तो वायलेट हो गया सेक्शन 46। तो जो सेबी का एम्फेसिस है वो किसके रिलेटेड है कि रियल टाइम करंट एक्यूरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एनुअली उसको आपने बताना है, राइट? दैट्स नॉट द केस। अब रेगुलेशन की यहाँ पर टाइमलाइन क्या है अगर हम कोई चीज करते हैं, तो अगर इंफॉर्मेशन जो है जो भी रिक्वायर्ड है अंडर दिस पर्टिकुलर रेगुलेशन 46, राइट, डिस्क्लोज करना है, तो आपको कोई भी चेंज करने के विद इन 2 डेज, राइट, कोई भी चेंज हुआ तो उसके बाद विद इन 2 डेज इट इज टू बी अपडेटेड, within 2 working days, not 2 days as such, within 2 working days it is to be updated। ये नहीं है कि आप साल बाद करोगे, पहली चीज तो ये है, राइट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बोर्ड अप्रूव करता है, लेट्स से विसल ब्लोअर पॉलिसी को अपडेट कर दिया मंडे को, राइट, तो वेंसडे तक ना, अगर वर्किंग है सभी चीजें, तो वेंसडे तक आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को वेबसाइट के ऊपर अपने अपडेट करना पड़ेगा, दैट इज द गाइडलाइन। सो ऑप्शन इट से सजेशन इज करेक्ट, नहीं, सजेशन तो करेक्ट है। द इन्फॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड क्वार्टरली बेसिस, नो। The suggestion is incorrect. Key governance information, including the composition of board committees
terms of appointment of the independent directors, code of conduct, visible policy must be kept updated within 2 days of any change. Absolutely correct. तो ऑप्शन सी जो है that is the correct answer here. That is the correct answer here. Right? Now let's move toward the question 16th. A regional cooperative bank is found by investigators to be engaged in widespread and systemic fraudulent activities. तो एक रीजनल कोऑपरेटिव बैंक है जिसमें आपको पता लगता है कि इसमें तो भाई बहुत घोटाले वाली एक्टिविटीज जो है हो रही हैं, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिक्टिशियस लोन अकाउंट्स टू साइफन ऑफ डिपॉजिटर्स फंड्स. After the investigation, the RBI concludes that the bank is no longer viable. Bank तो viable नहीं है and its continuance is prejudicial to the interest of the depositors. अगर चलाए रखते हैं तो खतरनाक है. The regulator decides to cancel its banking license and initiate proceedings for winding up. This extreme regulatory action is a direct manifestation of which specific type of risk. तो ये किस चीज की वजह से मैनिफेस्ट करना पड़ा उसके बारे में हमने बताना है. देखो जो रूट कोज है ना वो है सिस्टमिक फ्रॉड एंड अनएथिकल कंडक्ट जो हुआ है, यानी कि कंडक्ट रिस्क यहाँ पर प्रेजेंट है. अब जो ये मिसकंडक्ट हुआ है उससे जो बैंक के ऑपरेशंस की इंटीग्रिटी थी वो खत्म हो गई, डिपॉजिटर्स का जो ट्रस्ट था वो भी खत्म हो जाएगा. अब एक बार अगर ट्रस्ट ही चला गया एंड फर्दर वो चीज है फ्रॉड प्रूफ हो चुका है, राइट, तो बैंक की फ्रेंचाइजी खुद नॉन वायबल होगी. अब अगर आरबीआई ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को मिलती है कि उन्होंने बैंकिंग लाइसेंस को खत्म कर दिया, वो कब कर सकते हैं? जब बैंक के अफेयर इस हिसाब से कंडक्ट किए जा रहे हैं कि वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल हो, या फिर जो बैंक फाइनेंशियली वायबल नहीं है, या फिर जो अगर आप बैंक को कंटिन्यू करते हो तो पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए सही नहीं है. सो ये कोई ऑपरेशनल लैप्स नहीं है कि सिस्टम फेलियर हुआ, कोई ऐसा नहीं है. ये कोई फ्रॉड है, ये गवर्नेंस का कोलैप्स है पूरा का पूरा, जो रेगुलेटर ट्रीट करते हैं कि भाई ये तो एक इंटीग्रिटी रिस्क है, ये तो एक कंडक्ट रिस्क है अपने परम सीमा के ऊपर, राइट. तो कंसीक्वेंस क्या होगा कि लॉस ऑफ लाइसेंस ही होएगा उसका, तो अल्टीमेट कंसीक्वेंस यही होने वाला है, राइट. तो ऑप्शंस देखते हैं. रेपुटेशनल रिस्क है, लीगल रिस्क है, एनिलेशन रिस्क है, या फिर स्ट्रेटेजिक रिस्क है. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था एनिलेशन रिस्क के बारे में, कि एनिलेशन रिस्क होता है कि एक एक्सट्रीम रिस्क जहां पर रेगुलेशंस इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं कि आपको अब बैंक को बंद ही करना पड़ रहा है, राइट. सो डेफिनेटली ये चीज यहां पर हुई है. सो इट इज ऑप्शन सी, दैट इज एनिलेशन रिस्क. दैट इज एनहिलेशन रिस्क. अब ये रेपुटेशनल रिस्क तो नहीं है, लीगल रिस्क भी नहीं है, बिकॉज रेपुटेशन तो देखो कंसीक्वेंस है. रेपुटेशन की अगर बात करें तो कैटास्ट्रॉफिक लॉस होना यहाँ पे तो रेपुटेशन को वो तो हुआ ही हुआ है, लेकिन बैंक को शट डाउन करना पड़ेगा, वो एनहिलेशन रिस्क है, राइट. इसी तरह से लुक एट ऑप्शन बी, लीगल रिस्क. तो डेफिनेटली लीगल प्रोसीडिंग तो स्टार्ट होंगी होंगी, वो तो एनिलेशन रिस्क जब रियलाइज होगा तब वो तो होगी होगी, राइट. लेकिन जो लीगल रिस्क है वो कवर करता है, लाइक लॉ सूट पड़ गया या अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट था, उन चीजों को कवर करता है, राइट. इतनी ब्रॉड चीज को कवर नहीं करता. ऑप्शन डी है स्ट्रेटेजिक रिस्क. तो डेफिनेटली जो फ्रॉडलेंट स्कीम है उसको स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिस्क तो फॉर्मल कैटेगरी है, जो बेसिकली आपकी अर्निंग्स के ऊपर इंपैक्ट कर रही है, बुअर बिजनेस डिसीजंस आपने लिए हैं, कंपिटिटिव मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे हो, एंड बेसिकली वो तो है, लेकिन जो मेजर फंडा है दैट्स रिलेटेड टू द एनहिलेशन रिस्क. नाउ 17th क्वेश्चन. अ लिस्टेड बैंक स्टार की मैनेजरियल पर्सन, एक लिस्टेड बैंक के की मैनेजरियल पर्सनल जो है, यानी कि की मैनेजरियल पर्सन होता है वो पर्सन जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिस्टर सलमान खान, इज spread is basically spearheading the launch of a new highly innovative digital lending product expected to significantly impact the bank's market share. The management team is debating whether this event needs to be disclosed to the stock exchange. According to the SEBI's disclosure regulations, Regulation 30, what is a key determining factor for disclosing such as an event? तो इस तरह के इवेंट को डिस्क्लोज करना क्यों जरूरी है, क्या बेसिकली एक की डिटर्मिनिंग फैक्टर है, उसको हमने बताना है. देखो, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना वो होता है मेटेरियलिटी, यानी कि अगर इंफॉर्मेशन या जो इवेंट है वो मटेरियल है, यानी कि उसका इंपैक्ट बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर, इन्वेस्टर डिसीजंस के ऊपर पड़ेगा, तो डेफिनेटली दैट्स अ मटेरियल थिंग, राइट. सो मटेरियल को कैसे जज करते हो? मटेरियलिटी को जज करने के दो तरीके होते हैं.
सो इफ आई से आई एम हैविंग द मटेरियलिटी इन सम पर्टिकुलर चीज, ठीक है, क्योंकि एक चीज मैं कर रहा हूँ, उसके फैक्टर्स हैं कुछ, राइट, उसके कुछ जजिंग करने के फैक्टर्स हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव फैक्टर्स, दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। क्वालिटेटिव फैक्टर्स कौन से होते हैं? लाइक जो बैंक की रेपुटेशन के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे, स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे। और क्वांटिटेटिव होते हैं जो रेवेन्यू को, मार्केट शेयर को चेंज करेंगे, उनसे रिलेटेड है। अब अगर गिवन सिनेरियो में देखें तो जो नया डिजिटल प्रोडक्ट स्पेयर हेड किया जा रहा है KMP के द्वारा, राइट, वो डेफिनेटली कह रहे हैं ना हम कि सिग्निफिकेंटली मार्केट शेयर को इंपैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली ये मेटेरियलिटी कंसेप्ट के ऊपर तो खरा उतरता है ये डिसीजन। एंड दी क्वांटिटेटिव इंपैक्ट के हिसाब से, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के हिसाब से, दिस इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन। तो बैंक को डेफिनेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को एज पर द रेगुलेशन 30, तो डिस्क्लोज करना जरूरी है। सो आंसर क्या रहेगा? ऑल प्रोडक्ट्स लॉन्चेस रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचर आर कंसीडर्ड रूटीन मस्ट बी मैंडेटरी डिस्क्लोज, तो ऐसा कोई फंडा नहीं है। The event must be disclosed to the exchange only if it is considered material by the bank's board. Product launch falls under the category of the events requiring a materiality assessment, यानी कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो वो मेटेरियलिटी आपके असेसमेंट का पार्ट बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फर्दर क्वेश्चन 18th, a bank's newly appointed chief compliance officer, Miss Alia Bhatt, is defining her department's strategic priorities. तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं आलिया भट्ट, वो अपने डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज के बारे में बता रही हैं। शी बिलीव्स हर प्राइमरी एंड मोस्ट क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सर्व एज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, managing all regulatory communications and reporting requirements. Why does this singular focus represents an incomplete understanding of the CCO's core responsibilities? See, ये जो व्यू है ना कि आपने सिर्फ आरबीआई के साथ अपना डेलीगेशन कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तो अगर मिस आलिया भट्ट जो कि सीसीओ हैं, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं, वो अपना रोल लिमिट कर लेती है कि भाई बस तालमेल बना के रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रेगुलेटरी कम्युनिकेशन के लिए, तो डेफिनेटली अपना कंप्लायंस फंक्शन वो नैरो कर रही है। वो तो रिएक्टिव हो गया, वो तो रिपोर्टिंग ओनली एक्टिविटी हो गया कि आप रिएक्ट करोगे। आरबीआई ने कह दिया करो तो आप उसको करोगे, आरबीआई को रिपोर्ट करोगे, तो रिएक्टिव हो गया और रिपोर्टिंग हो गया बस। तो कोर जो फिलॉसफी है कंप्लायंस की, जो प्रोएक्टिव आपने इंबेड करना है कल्चर को, एथिकल कंडक्ट को, वो है रिस्क अवेयरनेस लेके आना, रेगुलेटरी अवेयरनेस को चेक करना चीज को होने से पहले, दैट्स द केस, राइट? तो प्राइमरी रोल क्या है? सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, बट ये होता है कि आपने देखना है कि बैंक की पॉलिसीज, प्रोसेसेस, कंट्रोल जो है वो इसी तरह से डिजाइन हो कि आप कंप्लायंस रिस्क को प्रिवेंट कर पाओ, उनको डिटेक्ट कर पाओ, उनको मैनेज कर पाओ। ठीक है, वो चीज है मेन। सो ब्रॉडर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ वी लुक एट, वो है एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग, ये ऑलरेडी हमने कवर किया था, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर ब्रॉडर देखें, दैट इज रिलेटेड टू एडवाइजरी एंड मॉनिटरिंग। एडवाइजरी रोल भी रहता है एंड मॉनिटरिंग का रोल भी रहता है। इफ द सेकेंड फैक्टर वी लुक एट, दैट्स रिलेटेड टू रिस्क बेस्ड अप्रोच, रिस्क बेस्ड रहता है, आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चीजों को कंप्लाई करना पड़ता है। थर्ड, इट इज रिलेटेड टू द कल्चर ऑफ कंप्लायंस, कंप्लायंस का कल्चर, आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है, अवेयरनेस लेके आनी होती है। सो वी कैन से कल्चर ऑफ कंप्लायंस, ट्रेनिंग देनी भी तो जरूरी है ना, एम्प्लॉयज को अवेयरनेस देनी जरूरी है। फोर्थ जो है, दैट्स रिलेटेड टू अर्ली वार्निंग, राइट? तो ये जो कंप्लायंस सिस्टम होता है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है, दिस एक्ट्स एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, सो अगर हम इंटरफेस तो बनना ही चाहते हैं, वो तो वन ऑफ द पार्ट है, राइट, लेकिन प्राइमरी एंड सबसे क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? तो प्रोएक्टिवली सेफ गार्ड करना बैंक के इंटीग्रिटी को एंड रेपुटेशन को, ताकि जो जो भी हमारी कंप्लायंस की चीजें हैं उनको डेली ऑपरेशंस में, स्ट्रेटेजी में मिला पाए, दैट इज द अल्टीमेट पॉइंट, वो अल्टीमेट पॉइंट है। ऑप्शंस देखते हैं। दिस व्यू इज एसेंशियली करेक्ट, ये करेक्ट तो नहीं है। हर व्यू इज क्रिटिकली इनकम्प्लीट बिकॉज इट ओवरलुक सीसेस वाइटल इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ proactive risk identification, conducting independent investigations into complaints, fraud and driving employees training and awareness on compliance events. तो सब चीज इसमें कवर होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉनिटरिंग, रिस्क बेस्ड अप्रोच, कल्चर ऑफ कंप्लायंस, अर्ली वार्निंग, सब चीज इसमें कवर्ड है। सो आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
A bank's annual audit reveals several large undisclosed transactions with a technology firm where the bank's CEO, Mr. Ranbir Kapoor, holds a significant previously unknown ownership stake. तो बैंक का जो एनुअल ऑडिट हुआ है अभी, बैंक का क्या हुआ है, एनुअल ऑडिट हुआ है, वहां पर क्या पता लग रहा है कि कुछ एक बहुत बड़े अनडिस्क्लोज ट्रांजेक्शन हुए हैं एक टेक्नोलॉजी फर्म के साथ, जहां पर जो बैंक के सीईओ मिस्टर रणबीर कपूर, उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है, ओनरशिप स्टेक है वहां पर. These transactions were not reported in the financial statements of related party dealings. उसमें आपने रिपोर्ट नहीं करा. ये जो फेलियर हुआ डिस्क्लोज करने का रिप्रेजेंट करता है एक डायरेक्ट एंड अनएम्बिगस वायलेशन ऑफ विच स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आपने मैचअप नहीं किया, डेट वी नीड टू आंसर. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सामने है, AS 9, 18 एंड 21 एंड AS 5. अब देखो ये ना आपको यहाँ पर तो लिख दिया सीधा इन्होंने कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स है, तो डेफिनेटली ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. लेकिन अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ना ये नहीं आएगा, ये चीजें साथ में डिटेल दी नहीं आएगी, सिर्फ AS 9, AS 18, 21 एंड AS 5 ऐसे आएगा. दैट वुड बी डन, दैट वुड बी गिवन टू यू. ठीक है जी, तो उसके हिसाब से होता है. सो यहाँ पर हम किसकी बात करें, वी टॉकिंग अबाउट द AS 18. AS 18 डील करते हैं कि जो मटेरियल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में, राइट. तो जैसे कि सीईओ है, सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक है टेक्नोलॉजी फर्म के साथ, उसके साथ आप डील कर रहे हो, बड़ी ट्रांजेक्शंस है, तो उनको ट्रांसपेरेंटली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. आपको बेसिकली फेयर प्रेजेंटेशन बताना जरूरी है, राइट. अगर आप फेल हो जाते हो ये चीज डिस्क्लोज करने में, तो बैंक ने डेफिनेटली वायलेट किया डिस्क्लोजर्स को अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, राइट. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इट इज द क्वेश्चन 20th. A bank's compliance team ऑपरेटिंग इन आइसोलेशन. एक बैंक की क्या है, कंप्लायंस टीम है. अब वो ऑपरेट कैसे कर रही है, आइसोलेशन में ऑपरेट कर रही है. उन्होंने डेवलप किया है एक नया सोफिस्टिकेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मॉनिटरिंग पॉलिसी. अपॉन इम्प्लीमेंटेशन द पॉलिसी फॉल्स spectacularly because it relies on complex data points that the IT department's core banking system does not capture. अब ये जब इंप्लीमेंट किया तो पॉलिसी फेल हो गई स्पेक्टेकुलरली. ठीक है, फेल होगी क्यों, क्योंकि वो रिलाई करती है कि आप जो कॉम्प्लेक्स डाटा पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करोगे, जिनको तो आपका आईटी डिपार्टमेंट का जो सीबीएस है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा. एंड इट यूजेस लीगल इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, जो कंफ्लिक्ट कर रही हैं लीगल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल एडवाइस के साथ. अब दिस फेलियर हाईलाइट्स अ ब्रेकडाउन इन विच की कंप्लायंस प्रोसेस प्रिंसिपल. तो कौन से की कंप्लायंस प्रोसेस पॉलिसीज में यहां पर ब्रीच हुआ उसके बारे में हमें बताना है, राइट. अब देखो कंप्लायंस टीम ने एक्ट किया आइसोलेशन में, AML मॉनिटरिंग पॉलिसी बना दी. पॉलिसी में रिक्वायर करती है कि जो डाटा है आईटी सिस्टम्स का, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा जिसके हिसाब से चाहिए, तो वो लीगल डिपार्टमेंट के इंटरप्रिटेशन से भी आप बेसिकली रेट कर रहे हो. सो पॉलिसी दैट लुक्ड स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल हो गई, तो डेफिनेटली फंक्शंस के साथ अलाइन नहीं कर रही है. तो क्या प्रिंसिपल यहां पर ब्रेक हुआ, देखो उसको हम समझ सकते हैं कि पहली बात तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं था. फर्स्ट थिंग दैट वी कैन से, नो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. आपने कोई भी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन करने की तो सोची नहीं ना इस केस में, सबसे पहली दिक्कत तो ये होगी है, राइट. एंड इंटीग्रेशन नहीं करी है, नो इंटीग्रेशन एट ऑल. सेकंड क्या है, नो इंटीग्रेशन. कि आप एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बना लो जो सभी चीजों के साथ मिलजुल के काम कर रही है, वो भी नहीं है. सो जो कंप्लायंस है वो एक साइलो में काम नहीं कर सकती, दैट कैन नॉट ऑपरेट इन अ साइलो, राइट. आईटी एंड ऑपरेशंस को इंश्योर करना पड़ेगा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी जो है वो टेक्निकली फिजिबल है, और लीगल डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लीगल इंटरप्रिटेशंस हैं वो कंसिस्टेंट है एंड डिफेंसिबल है, और बिजनेस यूनिट्स जो है वो इंश्योर करेंगे कि उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल है. सो आरबीआई एंड साथ के साथ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी है ना, बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के, BCBS के, राइट, वो इसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं कि जो कंप्लायंस है वो एंटरप्राइज वाइड होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि यू आर हैविंग द कंप्लायंस एट सम साइलो लेवल ओनली, ठीक है, राइट. सो दैट इज आल्सो टू बी लुक्ड इनटू, वो भी चीज देखनी पड़ेगी. सो आरबीआई ने क्या कहता है कि आपको एंटरप्राइज वाइड मेंटेन करना है, ताकि ये चीज को हम इंश्योर कर पाए कि आपका जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंट है, वो इंप्लीमेंट हो सकती है एंड वो अलाइन है बाकी फंक्शंस के साथ. ठीक है जी, सो ऑप्शंस को देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन 8 से द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑडिट. अगर देखो इंडिपेंडेंट कंप्लायंस ऑडिट की बात करो, वो होती है इंप्लीमेंटेशन के बाद, या फिर
एज अ रिव्यू होती है। जो रूट कॉज है फेलियर का वो है पॉलिसी, जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो सही नहीं था, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी द प्रिंसिपल ऑफ लेवरेजिंग। देखो टेक्नोलॉजी एक टूल है, ठीक है, कि एआई डाटा एनालिटिक्स आर मोर एडवांस टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली सॉल्व द डाटा अवेलेबिलिटी इश्यूज। तो टेक्नोलॉजी तो टूल है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है प्रोसेस करने के लिए प्रॉब्लम को। इवन दो जो सबसे ज्यादा एडवांस एआई टूल्स हैं वो भी नहीं एनालाइज कर सकते चीजों को, अगर वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहे उन चीजों को, राइट। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाज द इशू ओवर हियर। ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट केवाईसी एएमएल गाइडलाइंस को आप मेंटेन कर लो। देखो स्ट्रिक्ट केवाईसी गाइडलाइंस को कंप्लीट करने का क्या फायदा होगा, आपकी प्रैक्टिकल इनकैपेबिलिटी है, इनएप्लीकेबिलिटी है, सो दैट्स द मेन थिंग। Option D, it says the principle of cross-functional and collaboration as the guidelines explicitly state that the compliance teams must work closely with the legal, risk, and IT departments to be effective. Now let's move to next question. As per regulatory requirements, a bank transfers a significant amount of unclaimed deposits. Regulatory requirements के हिसाब से जो एक significant amount है unclaimed deposits का, वो डीईएफ में यानी कि डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड अकाउंट में डाल दिया। बैंक के जो चीफ अकाउंटेंट है मिस प्रियंका चोपड़ा इज फाइनलाइजिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इज अनश्योर अबाउट द करेक्ट डिस्क्लोजर प्रोसीजर फॉर दीज ट्रांसफर्ड अमाउंट्स, एंड उनको श्योरिटी नहीं है करेक्ट डिस्क्लोजर प्रोसीजर के बारे में। व्हाट इज अ प्रिसाइज टू फोल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो ऐसे फंड्स के लिए प्रिसाइज जो टू फोल्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, व्हाट इज दैट। देखो टोटल अमाउंट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो डेफ अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट में क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, दैट्स अ टू वे जर्नी। दैट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट आप शिफ्ट कर रहे हो डेफ में, राइट, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। जो एग्रीगेट अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल रहेगा, राइट, जो एक्चुअली ट्रांसफर किया, जो आपने डेफ अकाउंट में एक्चुअली ट्रांसफर किया, पहली चीज तो यही होगी। दूसरा जो फैक्टर यहां पर रहने वाला है वो क्या रहेगा, दैट्स रिलेटेड टू क्यूमुलेटिव बैलेंस, कि टोटल बैंक का बैलेंस जो है, राइट, ओवर द डिफरेंट ईयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर वो कितना पड़ा है। तो बैंक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्यूमुलेटिव बैलेंस कितना, यानी कि ओपनिंग बैलेंस ये किसके इक्वल होता है, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था इस साल का, प्लस जो आपने करेंट ईयर का ट्रांसफर किया, करेंट ईयर ट्रांसफर, ये आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर क्यूमुलेटिव बैलेंस, एंड इसमें से अगर कोई रिफंड का अमाउंट वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका क्यूमुलेटिव बैलेंस बन जाएगा जो डेफ के पास पड़ा है, राइट। ऑप्शंस देखते हैं अभी। The amount should be completely written off. No, that's not the scenario. The bank is only required to disclose the total amount transferred during the year in the notes to account to the balance sheet with no longer entry. ऐसा भी नहीं है. And the transferred amount must be respected as a contingent liability. ये contingent liability की तरह बताया जाएगा, right? A schedule under the schedule 12 of the annual financial statements and must also be separately disclosed in the notes to account. तो डेफिनेटली ये चीज तो है ही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में मिस ही कर दिए, वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कौन सी दो दो चीजें हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि टोटल अमाउंट बताना पड़ेगा, एंड दूसरा है आपको क्यूमुलेटिव बैलेंस भी बताना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर, क्या आपके पास बैलेंस है जो आपने ट्रांसफर करा है, राइट। तो आप इसको एज ए कंटिजेंट लाइबिलिटी भी शोकेस करते हो शेड्यूल 12 के अंदर ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड आल्सो एक इसको नोट्स टू अकाउंट में भी डालते हो, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग विल बी शोकेसिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स के साथ रिलेटेड है। A bank is found by the Reserve Bank of India to be in violation of the foreign exchange reporting guidelines under the FEMA, and RBI imposes a substantial monetary fine. तो आरबीआई ने पता लगाया कि भाई एक बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा फेमा के तहत, एंड उसके ऊपर फाइन भी लगा दिया। इन अ सेपरेट बट रिलेटेड इवेंट, अ कॉर्पोरेट कस्टमर हु सफर्ड अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू वन ऑफ दीज नॉन कंप्लाइंट ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली sues the bank for damages. How should these two distinct negative events be classified using the provided risk terminology? तो किस तरह से इसको शोकेस करेंगे हमने उसके बारे में बताना है। देखो सबसे पहली जो चीज हुई है वो क्या हुआ है, डेट्स बेसिकली आरबीआई पेनल्टी। एक तो हो गया कि आरबीआई ने आइडेंटिफाई कर लिया, एक तो ये हो गया। दूसरा जो यहां पर इंपैक्ट पड़ा है वो है कस्टमर ओरिएंटेड, जो कंप्लेंट हुई है कस्टमर ने स्यू की है, कस्टमर ने स्यू किया बैंक को, एक चीज ये हुई है, राइट, सक्सेसफुल लॉ सूट। सो
आरबीआई की जो मॉनेटरी फाइन डला है, दैट्स बेसिकली ब्रीच ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसको हम क्या कहेंगे? ये ब्रीच हुआ है किस चीज का? दिस इज द ब्रीच ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो थी फेमा के अंदर, आपने उसको फुलफिल नहीं करा, राइट? तो क्लियर केस किसका है ये? दिस इज अ केस ऑफ कंप्लायंस रिस्क। सो हैश compliance risk, we can say this is compliance risk. And if we look at the second scenario, ये क्यों राइज हुआ है? डायरेक्ट फाइनेंशियल हार्म की वजह से, डायरेक्ट डैमेज की वजह से, बिकॉज कस्टमर को डैमेज हुआ इस पॉलिसी की वजह से, उसकी वजह से हुआ। सो इसको किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? विल बी क्लासिफाइंग इट एज अ लीगल रिस्क, क्योंकि लॉ सूट पड़ गया ना, तो इट्स अ लीगल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में भी कन्वर्ट होगा डेफिनेटली, बट ये लीगल रिस्क भी है, राइट? सो दैट इज द केस। तो इस तरह से एक कंप्लायंस रिस्क था जो कि फर्दर फाइनेंशियल रिस्क में खत्म होएगा। ये भी लीगल रिस्क है, इसमें भी कंपनसेशन तो एंड में देना पड़ना है, और रेपुटेशन भी डाउन होएगी, वो सब चीजें रिस्क, बेसिकली कैस्केडिंग ऑफ द रिस्क होती है। लेकिन जो प्राइमरी चीज है, इन केस आरबीआई ने पेनल्टी डाली है तो कंप्लायंस रिस्क है, कस्टमर ने सक्सेसफुल लॉ सूट कर दिया तो डेफिनेटली वो लीगल रिस्क है। ऑप्शंस देखते हैं। Option 8 says both the regulatory fine and the customer lawsuit are classified as a legal risk. Is it so? No. अच्छा, RBI fine is manifestation of the regulatory risk, while the customer's successful lawsuit is manifestation of the legal risk, right? तो definitely that's true. इसको compliance risk कह सकते हैं, regulatory risk कह सकते हैं, क्योंकि regulatory guidelines का breach हुआ ना, क्योंकि regulatory guidelines का breach हुआ। ऑप्शन सी में तो कह रहा है ऑपरेशनल रिस्क है, तो वो भी गलत हो गया। आरबीआई इज अ लीगल रिस्क, ये भी गलत हो गया, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लायंस ऑडिट से रिलेटेड है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और वीडियो को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जो तैयारी कर रहे हैं सीआईबी एग्जाम के लिए। सो एसीबी, दैट इज अ ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ अ बैंक चेयर्ड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर आमिर खान, is conducting its quarterly meeting. A key agenda item is the review of the bank's half yearly and annual financial statements. की एजेंडा जो है, ठीक है, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू व्हाट, कि आप रिव्यू कर रहे हो बैंक की हाफ ईयरली एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फर्दर इट सेज कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी एसीबी की इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने बताना है बिफोर द स्टेटमेंट्स आर पास टू द फुल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर फाइनल अप्रूवल। तो एसीबी की क्या गाइडलाइंस रहेंगी उसको हमने बताना। सो एसीबी को क्या करना होता है? सबसे पहले चीजों को स्क्रूटिनाइज करना होता है, क्योंकि एसीबी का काम ही है स्क्रूटिनाइज करना चीजों को, राइट? स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा उन उन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, और उनको रिव्यू करना पड़ेगा, एंड ये ट्रू एंड फेयर व्यू करना होता है। एंड आपको देखना होता है कि क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो रही हैं, डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली कर दिए हुए हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है कि नहीं है, राइट? ये चीज होती है। एंड ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? अब जो फुल बोर्ड होता है वो रिलाई करता है किसके ऊपर? एसीबी के ऊपर। तो फंडा कुछ इस तरह से है कि यहां पर है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये है एसीबी, राइट? अब एसीबी के पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करने का काम इनका है। अब रिव्यू में क्या क्या चीजें चेक करनी है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहली चीज है ट्रू एंड फेयर व्यू। फेयर एक व्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड जो चीज रहती है वो होता है कंप्लायंस को चेक करना, कि क्या ये स्टेटमेंट्स कंप्लायंस के साथ हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। थर्ड होता है डिस्क्लोजर्स की एडिक्वेसी, कि जो डिस्क्लोजर्स किए जा रहे हैं क्या वो प्रॉपर हैं, राइट? एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की इंटेग्रिटी को चेक करना, दैट इज टू बी डन, राइट? वो भी चीज करनी होती है। अब एसीबी एक फिल्टरिंग एंड एश्योरेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, एंड उसके बाद ये स्टेटमेंट्स को फर्दर फॉरवर्ड कर देता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो रिलाई कर रहा है किसके ऊपर? रिलाइंग ऑन एसीबी, दैट इज द थिंग, ठीक है? तो चेक करेगा कौन? एसीबी, दैट्स द केस। ऑप्शंस देखते हैं अभी। ACB's role is limited to verify mathematical accuracy. No. ACB audit committee should review the financial statements and simultaneously ensure the bank's internal control systems are functioning effectively to support the integrity of those statements. Properly क्या क्या चीजें करता है वो मैंने आपको बता दिया है, right? ACB main duty is to review the management letter of the shareholders. No. ACB must only review the external auditor's report. No. सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर को रिपोर्ट करने का काम नहीं है। एसीबी की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना होता है खुद से, ठीक है? जस्ट ऑडिटर की ओपिनियन नहीं लेनी उनके ऊपर। एंड एक एडिशनल लेयर प्रोवाइड करता है फॉर द इंटरनल गवर्नेंस, राइट? नाउ
toward the next question 24. A bank is evaluating two different types of risk. Bank evaluate कर रहा है दो अलग अलग तरह के risk को. The first risk involves a potential loss of market share and profitability because the bank's management made a poor decision to invest heavily in physical branches instead of the digital platform. तो पहला जो रिस्क है वो है रिलेटेड टू द फैक्ट कि बैंक का जो मार्केट शेयर है वो हो रहा है लॉस, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो रही है क्योंकि बैंक ने डिसीजन लिया, बैंक फिजिकल ब्रांचेस में इन्वेस्ट कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं कर रहा. सेकंड रिस्क में क्या है कि मेजर डाटा ब्रीच हुआ है, जिस जो किस वजह से हुआ है, इनएडिक्वेट आईटी सिक्योरिटी कंट्रोल्स की वजह से. आईटीएससी प्रॉपर नहीं है. तो ये दो रिस्क को किस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे. जो पहला लॉस है एक्चुअल में वो तो स्ट्रेटेजिक लॉस है, वो स्ट्रेटेजिक रिस्क है, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था. वो तो स्ट्रेटेजिक रिस्क है. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट डिसीजन नहीं था, पुअर डिसीजन था, फेल्ड स्ट्रेटेजी थी, उसके साथ रिलेटेड है. तो पहला केस तो हो गया उससे रिलेटेड. किस रिलेटेड हो गया? स्ट्रेटेजिक रिस्क के साथ रिलेटेड हो गया. दैट्स रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक रिस्क. क्योंकि जो रिस्क पॉलिसी थी वो बुरी थी, सही नहीं थी, राइट. एंड सेकेंड जो है वो है डाटा ब्रीच. वो कौन सा रिस्क है? सेकंड वाला जो है वो है ऑपरेशनल रिस्क. क्योंकि आपके आईटी कंट्रोल नहीं काम करे ना, ऑपरेशनल रिस्क है वो. दैट इज ऑपरेशनल रिस्क, राइट. क्योंकि इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेसेस हैं, सिस्टम नहीं सही है, ठीक है. तो डेफिनेटली दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू इट. सो ऑपरेशनल रिस्क के बीच में भी इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क की तरह. यानी कि फर्दर क्लासिफाई, सब क्लासिफिकेशन इसकी कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी रिस्क की तरह या आईटी सिक्योरिटी रिस्क की तरह. सो ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क, नो. फर्स्ट इज स्ट्रेटेजिक रिस्क, यस. सेकंड इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एब्सोल्युटली ट्रू. तो ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पर सब टाइप है. किसकी? सब टाइप ऑफ ऑपरेशनल रिस्क. दिस इज अ सब टाइप ऑफ द ऑपरेशनल रिस्क, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. कंप्लायंस ऑडिट से रिलेटेड है. A listed bank's board is considering a proposal for a significant alteration in the rights attached to the listed preference shares. लिस्टेड बैंक का जो बोर्ड है वो कंसीडर कर रहा है कि कुछ एक चेंजेस करने हैं इन्होंने रिलेटेड टू. ऑल्टरेशन किसके रिलेटेड करनी है? जो राइट्स अटैच है ना विद द प्रेफरेंस शेयर्स, उसके राइट्स को ऑल्टर करना है. दिस चेंज विल बी डिस्कस्ड एंड पोटेंशियली अप्रूव्ड एट अ बोर्ड मीटिंग scheduled फॉर द 30th of the month. As per the SEBI's prior intimation regulations, what is the absolute minimum advance notice the bank must provide to the stock exchange regarding this specific proposal? तो क्या नोटिस पहले देना पड़ेगा उसके बारे में हमने बताना है. देखो, अगर मैं लिस्टेड बैंक के बारे में बात करूं जो कहता है कि भाई हमने राइट्स जो अटैच हैं प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड उनको चेंज करना है, तो इसको किसमें कवर किया जाता है? दिस इज कवर्ड अंडर रेगुलेशन 29. रेगुलेशन 29 में कवर किया गया, ठीक है. यानी कि कोई भी ऑल्टरेशन की जाती है रिलेटेड टू राइट्स या फिर लेट्स से जो प्रिविलेजेस होते हैं ना होल्डर्स के, शेयर होल्डर्स के, उनसे रिलेटेड अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उनको सेक्शन 20 रेगुलेशन 29 में कवर किया जाता है. एंड ये जो अ, आपके लीगल एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी होती है ना, इसको प्रायर इंटीमेशन देनी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर, ठीक है. तो एटलीस्ट है, कम से कम कितने दिन पहले? 11 वर्किंग डेज बिफोर. 11 वर्किंग डेज के हिसाब से पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे राइट्स चेंज हुए हो, चाहे प्रिविलेजेस चेंज हुई हो होल्डर्स की, तो बताना पड़ेगा कम से कम 10 से 11 दिन पहले बताना पड़ेगा. सो इट इज ऑप्शन सी, एटलीस्ट 11 वर्किंग डेज बिफोर, राइट. सो ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट. So that was actually all about this video. I hope that you must have enjoyed the content of this video. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कलीग्स के साथ. एंड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है सीआरबी का. इसके अलावा फ्री कोर्स अवेलेबल है सीआरबी का जिसमें आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगे. तो मेक श्योर कि आप जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें विच इज अवेलेबल एट द लिंक iibf.info/app. एंड ऑर्गेनाइजेशन कोड है GEGKT which will be required on website as well as on the iOS. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.